सभी को नमस्कार है मित्र। वंदे मातरम। तो आज हिंदी के क्लास में हम लोग अपभ्रंश शब्द के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि पिछले वाले जो 2 वीडियो हमारा था उसमें हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के अंतर्गत हम लोगों ने प्राकृत भाषा तक देखा था मित्र, है ना। पूरा का पूरा प्राकृत भाषा हम लोग पढ़ चुके थे और प्राकृत भाषा के बाद ही हमारा अपभ्रंश भाषा आता है। तो आज के क्लास में हम लोग अपभ्रंश भाषा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा, ठीक है। ये हमारा संस्थान का नाम है, IIGS ऑनलाइन क्लास हमने स्टार्ट किया है और हमारा जो नंबर है इस नंबर पर आप हमसे हिंदी के नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ में क्लास के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मित्र। आइए अब हम लोग देखें कि जो अपभ्रंश भाषा है वह क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि अपभ्रंश जो भाषा है, इस भाषा का जो विकास हुआ है, अपभ्रंश भाषा का जो विकास हमें देखने को मिलता है वह 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक हमें किस भाषा का विकास देखने को मिलता है? तो 1000 ईस्वी तक हमें अपभ्रंश भाषा का विकास देखने को मिलता है। ये जो अपभ्रंश भाषा है, इसी अपभ्रंश भाषा को हम लोग तृतीय प्राकृत भाषा भी कहते हैं। ये जो अपभ्रंश भाषा है, इसी अपभ्रंश भाषा को हम लोग तृतीय प्राकृत भाषा भी कहते हैं। तृतीय प्राकृत भाषा भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तृतीय प्राकृत भाषा कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि पहला प्राकृत भाषा कौन है? तो बोलिएगा पहला प्राकृत भाषा पाली है। दूसरा प्राकृत भाषा कौन है? तो दूसरा प्राकृत भाषा ही द्वितीय प्राकृत भाषा है। और तीसरा प्राकृत भाषा कौन है? तो अपभ्रंश भाषा तृतीय प्राकृत भाषा है। अपभ्रंश भाषा हम उस भाषा को कहते हैं जो किसी भाषा का बिगड़ा रूप है, जो किसी भाषा का बिगड़ा रूप है। अगर हम लोग देखें अपभ्रंश, अप प्लस भ्रंश, अप प्लस भ्रंश। अप जो है ये उपसर्ग को दर्शाता है। अब क्या दर्शा रहा है? तो अप जो दर्शा रहा है ये उपसर्ग को, अब क्या दर्शाता है? उपसर्ग, है ना। और भ्रंश क्या दर्शा रहा है? तो भ्रंश दर्शा रहा है प्रत्यय को, प्रत्यय। ठीक है। तो अपभ्रंश का मतलब हुआ किसी चीज का, इसका अर्थ है किसी चीज का बिगड़ा रूप, किसी भाषा का बिगड़ा रूप कह सकते हैं, या किसी भी चीज का बिगड़ा रूप, अपभ्रंश भाषा हमारा कहलाता है।
ठीक है, किसी भी चीज का बिगड़ा रूप हम क्या कहते हैं, अपभ्रंश भाषा कहते हैं। अपभ्रंश यहाँ यहीं पर लिखेंगे, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा को औहंस, अपभ्रंश भाषा को औहंस ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अभिरोक्ति भाषा से जाना जाता है। ठीक है ना। अपभ्रंश भाषा औहंस है, ग्रामीण भाषा है, देसी भाषा है, अभिरोक्ति भाषा से भी अपभ्रंश भाषा को हम लोग जानते हैं मित्र, याद रखिएगा। और ये जो अपभ्रंश भाषा है, इसमें आप देखेंगे कि तत्सम शब्द का प्रयोग कम और तद्भव शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है। एक पॉइंट यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा में, यहाँ लिख सकते हैं अपभ्रंश भाषा में है ना, तत्सम शब्द का प्रयोग कम और तद्भव शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है। अपभ्रंश भाषा में तत्सम शब्द का प्रयोग कम और तद्भव शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है। अच्छा, हमें ये बताइएगा मित्र, आप लोगों में से किन्हें तत्सम और तद्भव का मीनिंग आता है ना। तो तत्सम और तद्भव शब्द क्या है, जरा सा हम लोग यहाँ पर ये भी समझ लेंगे, क्योंकि अपभ्रंश भाषा में तत्सम शब्द का प्रयोग अधिक हो रहा है और तद्भव शब्द का प्रयोग कम हो रहा है। ठीक है, एकदम क्रम से देखते हुए चले जाइएगा। अगर आपको पूछेगा अपभ्रंश भाषा को हम लोग तृतीय प्रकृत भाषा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ कर लेंगे, वह कौन सी भाषा है जिसे हम लोग तृतीय प्रकृत भाषा के नाम से जानते हैं। तो अपभ्रंश भाषा को हम लोग तृतीय प्रकृत भाषा कहते हैं। अपभ्रंश भाषा का विकास कब हुआ था, तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक हमारा अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन और आधुनिक, है ना, आधुनिक भाषाओं के बीच कड़ी का कार्य करता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा, यहीं पर लिख दीजिए, अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं की कड़ी है। आधुनिक आर्य भाषाओं की कड़ी है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं की कड़ी है। अपभ्रंश भाषा का विकास कब हुआ, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा को हम लोग तृतीय प्रकृत भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपभ्रंश, अप जो है उपसर्ग को दर्शाता है, भ्रंश प्रत्यय को दर्शाता है। इसका अर्थ है, अपभ्रंश का अर्थ है किसी भी चीज का बिगड़ा रूप। ये अपभ्रंश का मैं अर्थ बता रहा हूँ, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय ये अलग अलग चीज हो गए। जिस प्रकार से तत्सम और तद्भव शब्द अलग अलग हैं, उसी प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय, सफिक्स प्रीफिक्स अलग अलग है।
अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अभिरोक्ति भाषा से भी जाना जाता है। अपभ्रंश भाषा में तत्सम शब्द का प्रयोग कम और तद्भव शब्द का प्रयोग जो होता है मित्र वह ज़्यादा होता है। इस चीज को ध्यान। अब यहाँ पर ये एक शब्द यहाँ से आ जाता है कि तत्सम शब्द किसको कहते हैं और तद्भव शब्द किसको कहते हैं। तो देखिएगा, तत्सम शब्द के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। तत्सम, तत्सम, तो यहाँ से दो शब्द निकल कर आ रहा है। एक शब्द जो है उसको हम लोग कहते हैं तत्, तत् है ना। एक शब्द क्या है हमारा, तत् है, और तत् का जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है उसको कहते हैं उसके। तत् का मतलब क्या होता है, उसके। आपसे पूछेगा कि तत् का मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा उसके। और सम है तो सम, सम है, और सम का जो अर्थ है क्या है, तो सम का अर्थ है समान। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ संस्कृत भाषा के वे शब्द, यहां पर लिख सकते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द, वे शब्द जो हिंदी भाषा में, जो हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिए जाए, ज्यों के त्यों ले लिया गया हो, ले लिया गया हो, ज्यों का त्यों ले लिया गया हो। जैसे, जैसे हम लोग लिखते हैं अग्नि। अग्नि क्या है, ये संस्कृत भाषा है ना। अग्नि ये संस्कृत भाषा है, तो अग्नि को हिंदी में भी अग्नि ही लिखेंगे। अग्नि को भी हिंदी में क्या लिखेंगे, अग्नि ही लिखते हैं। ऐसे हम लोग आग उसको कह सकते हैं, है ना, आग हम उसको कह सकते हैं। तो आग जो हो गया वो तद्भव शब्द हो गया, क्योंकि तत्सम में परिवर्तन किया गया। तो समझ गए ना, जैसे अग्नि है तो अग्नि को हम लोग क्या लिख दिए, अग्नि को हम लोग हिंदी में आग भी लिख सकते हैं, समझे ना। जैसे अग्नि तो है ही हमारा संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा के वे सब जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग हो जाए। अब हिंदी भाषा में अग्नि भी लिख सकते हैं इसी तरह से, और संस्कृत भाषा में भी अग्नि हम इसी तरह से लिख सकते हैं, समझ गए। जैसे अमूल्य है, अमूल्य है, अमूल्य। संस्कृत भाषा में भी अमूल्य इसी तरह से लिख सकते हैं, हिंदी भाषा में भी अमूल्य इस तरह से लिख सकते हैं। हिंदी, तो हिंदी को भी हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं, संस्कृत भाषा में उसी प्रकार से हम लोग हिंदी को, आपको तत्सम में भी कुछ परिवर्तन करके उसको, तद्भव में कुछ परिवर्तन करके उसको लिखा जाता है। मतलब तत्सम कहने का मतलब ये हुआ कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग हो जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब यहीं पर एक शब्द और देख लेंगे, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तद्भव कहने का मतलब इसका अर्थ होता है तत् प्लस भव। तत् का अर्थ क्या है, तत् का अर्थ है उसके, उसके, है ना। और भाव का क्या अर्थ है, तो भाव का अर्थ है उत्पन्न, उत्पन्न। तो तद्भव का मतलब ये हुआ कि संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द, वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ, जो कुछ, वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ जाए, हिंदी
शब्दावली में आ जाए है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ जाता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं, है ना। अब देखिए संस्कृत भाषा का वह शब्द कौन है, तो संस्कृत भाषा का शब्द हम लिख सकते हैं अंक। अंक जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है ना। तत्सम भाषा का शब्द है। अंक क्या है हमारा, तत्सम है। अब इसको जब हम लोग तद्भव में बदलेंगे तो आ जाएगा अंक। ये अंक क्या हुआ, तो तद्भव हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं तत्सम में लिखते हैं अक्षर, ये देखिए तत्सम में लिखा हुआ है, तत्सम में लिखा हुआ हमारा अक्षर। अगर इसको हम तद्भव में लिखेंगे तो तद्भव में ये लिखाएगा आ आधा च छ संयुक्त र, अक्षर। समझ गए ना बात को। तो ये हमारा क्या हो गया, तद्भव हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तत्सम हो गया। तत्सम कहने का मतलब ये हुआ संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन किए ज्यों का त्यों लिख देंगे उसी को हम लोग कहेंगे तत्सम शब्द। तद्भव शब्द का मतलब ये हुआ कि उसमें परिवर्तन होगा। तो देखिए अक्षर ऐसे लिखा जाता है और इसमें अक्षर में परिवर्तन हो गया। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि अग्नि लिख रहे हैं ना, अग्नि, ये क्या है, तो अग्नि जो है ये तत्सम शब्द है, इसमें परिवर्तन नहीं है। संस्कृत का भी शब्द है और हिंदी में भी इसी तरह से लिख देंगे। लेकिन जब इसको हम लोग तद्भव में बदलेंगे तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। आग हमारा क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया, और अग्नि हमारा क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। समझ गए ना। अक्षर हमारा क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, और यहाँ पर ये जो अक्षर हो गए ये तद्भव परिवर्तन है। तद्भव क्या करेगा, परिवर्तन लेगा अपने साथ, लेकिन तत्सम जो है वह परिवर्तन नहीं लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा तत्सम और तद्भव शब्द हमने बताया आपको। अभी हमारा जो अपभ्रंश भाषा जो है इसके बारे में मैं पूरा ये क्लास ले रहा हूं। अब यहाँ पर समझना है कि अपभ्रंश भाषा से कौन कौन सी भाषाओं का विकास होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे अपभ्रंश भाषा से है ना, अपभ्रंश भाषा से निम्न भाषाओं का विकास हुआ है। निम्न भाषाओं का विकास हुआ है। अपभ्रंश भाषा से निम्न भाषाओं का विकास हुआ है। और अब वह जो भाषा है कौन कौन, एक शब्द यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि जो सर्वप्रथम जो अपभ्रंश भाषा का जो प्रयोग किया है वो आचार्य व्याधि के द्वारा अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग हो। यहाँ लिखेंगे इस भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग, यहीं पर लिखिएगा, इस भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य है ना व्याधि, आचार्य व्याधि, इस भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य व्याधि ने किया है। समझ गए ना। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किसने किया है, तो सर्वप्रथम आचार्य व्याधि ने किया। और इसके बाद यहीं पर लिखेंगे, और इसके बाद इस भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य व्याधि ने किया। इसके बाद किसने किया, तो पतंजलि ने किया।
पतंजलि ने किया। और अपभ्रंश भाषा से संबंधित नोट्स भी मैंने आपको दिया है मित्र, तो वह नोट्स भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नोट्स में भी उदय नारायण तिवारी क्या कहते हैं, धनपाल की जो पुस्तक है उसमें अपभ्रंश भाषा के बारे में क्या कहा गया है ना, तो वहाँ नोट्स में लिखा हुआ, आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब उसी चीज़ को यहाँ लिखना मतलब समय को व्यर्थ गंवाना है। जो नोट्स हमने दिया है उसको पढ़िएगा। तो अपभ्रंश भाषा निम्न भाषाओं का विकास है। इस भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य बिहारी ने किया और इसके बाद इस भाषा का प्रयोग किसने किया, तो पतंजलि ने किया, ठीक है। अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत निम्न भाषाएं आती है। तो अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, तो पहला हम लोग लिखते हैं सौरसेनी भाषा। ये किस भाषा के अंतर्गत आएगी, तो अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आएगी। दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं पेशाची भाषा, पेशाची भाषा अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत। तीसरा महाराष्ट्री भाषा, महाराष्ट्री भाषा, ये किस भाषा के अंतर्गत आता है, तो अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत। चौथा ब्राज भाषा, अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आता है। पंचमा मगधी भाषा है ना, मागधी भाषा, ये किसके अंतर्गत आएगा, अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत। और छठा जो है अर्ध मगधी मागधी भाषा, ये अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब एक चीज को यहां देखेंगे, जो ये अर्ध मगधी भाषा है, अर्ध मगधी भाषा है। फिर यहां पर हम लोग देख रहे हैं सौरसेनी भाषा, सौरसेनी भाषा के बाद फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मगधी भाषा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सौरसेनी, मगधी और अर्ध मगधी भाषा, इसी से हमारा हिंदी भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। इसी से हमारा किस भाषा का विकास हुआ है, तो हिंदी भाषा का विकास हुआ। अब जो सौरसेनी भाषा है, सौरसेनी जो भाषा है, इसके अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, तो सौरसेनी भाषा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सौरसेनी भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आएगी, तो सौरसेनी भाषा के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी भाषा आती है, पश्चिमी हिंदी भाषा आती है। आपसे पूछेगा सौरसेनी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, तो बोलिएगा पश्चिमी हिंदी भाषा आती है, ठीक है। अब ये जो पश्चिमी हिंदी भाषा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना पश्चिमी हिंदी भाषा, तो इस पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सा भाषा आता है, पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत निम्न भाषा आती है। पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, तो पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत निम्न भाषा आती है। कौन कौन सी भाषा आती है, तो हम लोग ए नंबर में लिखते हैं, या अ नंबर दीजिए या ए नंबर जो दे सकते हैं। राजस्थानी भाषा, ये किसके अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है। गुजराती भाषा पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर इसके बाद मेवाती भाषा पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है। मालवी भाषा पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत। कन्नौज की जो भाषा है पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। ब्रज भाषा, ये सभी जो हैं पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत हमारे आते। पूछेंगे कि पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, तो बुंदेली भाषा पश्चिमी हिंदी भाषा। कौरवी भाषा जो है ये भी पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। कौरवी या खड़ी बोली भाषा है ना, ये किसके अंतर्गत आएगी, पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत। फिर आता है मारवाड़ी भाषा, है ना, मारवाड़ी भाषा।
पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत हमारा मारवाड़ी भाषा आता है। जयपुरी, जयपुरी ये भी किसके अंतर्गत आएगा? तो पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत है। तो सौर सेनी जो है ये पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? तो राजस्थानी है, गुजराती है, मेवाती है, मालवी है, कन्नौज है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कौरवी है, खड़ी बोली है, मारवाड़ी है, जयपुरी है। ये सभी हमारा सौर सेनी भाषा के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है। पेशाची भाषा है तो पेशाची भाषा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो पेशाची भाषा है, यहां पर आइएगा, है ना। पेशाची भाषा, तो पेशाची भाषा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत यहां पर लिखेंगे, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? तो इसके अंतर्गत जो भाषा आती है पेशाची भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? तो लद्दाखी भाषा आती है इसके अंतर्गत, पंजाबी भाषा आती है, पंजाबी भाषा आती है, ठीक है। बघेली भाषा, बघेली भाषा, और फिर आती है छत्तीसगढ़ी भाषा। इसके अंतर्गत लद्दाखी है, पंजाबी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी भाषा जो आती है वो इसी के अंतर्गत आती है, पेशाची भाषा के अंतर्गत। ठीक है। महाराष्ट्री, एक देख रहे हैं ना यहाँ पर महाराष्ट्री भाषा है। ये जो महाराष्ट्री भाषा है इसके अंतर्गत कौन सी भाषा आएगी? महाराष्ट्री भाषा के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत आएगी मराठी भाषा, मराठी भाषा। ठीक है। एक है हमारा ब्राज्ड भाषा, ये देख रहे हैं ना, ब्राज्ड भाषा। तो ब्राज्ड भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? तो ब्राज्ड भाषा के अंतर्गत हमारा सिंधी भाषा आती है। इसके अंतर्गत कौन सी भाषा आएगी? तो सिंधी भाषा आएगी। एक हमारा देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, मगधी भाषा दिया हुआ है ना, मगधी भाषा। तो मगधी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? तो मगधी भाषा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं बिहारी भाषा, ये हमारा मगधी भाषा के अंतर्गत आता है। बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा ये मगधी भाषा के अंतर्गत आता है। समझ गए ना। बिहारी भाषा है, बांग्ला भाषा है, उड़िया भाषा है ना। उड़िया भाषा भी हम लोग मगधी भाषा के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं। ऐसे देखिए, उड़िया भाषा हम लोग, सिंधी भाषा जो है ना इसको हम लोग रख सकते हैं मगधी भाषा के अंतर्गत। और मगधी से ही मगही, मैथिली और भोजपुरी भी आता है ना। मगही जो भाषा है इसी से हमारा मैथिली भी आएगा, मैथिली, और भोजपुरी भाषा जो है, भोजपुरी इसी के अंतर्गत आता है। मैथिली है, भोजपुरी है, इसी भाषा के अंतर्गत हमारा आता है। अब एक जो है अर्ध मगधी भाषा है, तो अर्ध मगधी भाषा को हम लोग पूर्वी हिंदी भाषा के नाम से भी जानते हैं। ये जो अर्ध मगधी भाषा है इसको हम लोग पूर्वी हिंदी भाषा कहते हैं, पूर्वी हिंदी भाषा। किसको? अर्ध मगधी भाषा को कहते हैं। और ये पूर्वी हिंदी भाषा के अंतर्गत अवधी और पहाड़ी भाषा आता है। अवधी भाषा, इसके अंतर्गत अवधी भाषा, और फिर आएगा आपका पहाड़ी भाषा, याद रखिए, है ना। तो जो अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत सोरसेनी, पेशाची, मराठी, ब्राज्ड, मगही, मगधी और अर्ध मगधी भाषा आता है। और इन भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है वो भी हमने मित्र यहाँ पर आपको लिखा है। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज को समझेंगे कि इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हमारा
हिंदी भाषा का विकास हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सौरसेनी, सौरसेनी, मगधी, मगधी और अर्धमगधी, अर्धमागधी, मागधी, इन अपभ्रंश भाषाओं से, इन अपभ्रंश भाषाओं से हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का विकास हुआ है, हुआ है। इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से किस भाषा का विकास हुआ है? तो हिंदी भाषा का विकास हमें देखने को मिलता है ना। पेशाची भाषा के अंतर्गत हमने आपको क्या कौन कौन सी भाषा बताया? पेशाची भाषा के अंतर्गत तो लद्दाखी है, पंजाबी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो पेशाची भाषा के अंतर्गत ये सब आते हैं मित्र, है ना। और मगधी भाषा के अंतर्गत हम लोग उड़िया और असमिया को भी हम लोग मगधी भाषा के अंतर्गत रख सकते हैं। उड़िया और असमिया को, उड़िया और असमिया को भी हम लोग मगधी भाषा के अंतर्गत हम लोग इसको रख सकते हैं। तो सौरसेनी भाषा के अंतर्गत ये सभी भाषाएं आती। सौरसेनी, मगधी और अर्धमगधी भाषा के से ही हमारा कौन सी भाषा का विकास हुआ है? तो हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। कमता प्रसाद के अनुसार आप लोग लिखिएगा, कमता प्रसाद के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति, यहीं पर लिखेंगे कमता प्रसाद के अनुसार, कमता प्रसाद के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम, है ना। कमता प्रसाद के अनुसार हिंदी भाषा के उत्पत्ति का क्रम, तो उत्पत्ति का क्रम सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन संस्कृत। सबसे पहले क्या आया था हमारा? तो प्राचीन संस्कृत आया था। प्राचीन संस्कृत के बाद दूसरा नंबर में आता है लौकिक संस्कृत। प्राचीन संस्कृत के बाद क्या आया? तो लौकिक से ये क्रम दिया हुआ है, याद पूछेगा। तीसरा जो आता है पहली प्राकृत, पहली प्राकृत भाषा, जिसको हम लोग पाली भाषा, पहली प्राकृत भाषा, और जो पहली जो प्राकृत भाषा है उसको हम लोग पाली भाषा भी कहते हैं। चौथा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं द्वितीय प्राकृत भाषा, दूसरी प्राकृत भाषा, दूसरी प्राकृत भाषा, है ना, दूसरी प्राकृत भाषा। और तीसरा जो पांचवा नंबर में जो भाषा आएगा उसको हम लोग कहेंगे सौरसेनी भाषा, सौरसेनी भाषा। सौरसेनी भाषा के बाद अर्धमगधी भाषा, अर्धमगधी भाषा, अर्धमगधी भाषा के बाद मगधी भाषा। ठीक है, इसके बाद नागर अपभ्रंश भाषा, नागर अपभ्रंश भाषा, फिर अर्धमगधी अपभ्रंश भाषा, अर्धमगधी अपभ्रंश भाषा। ठीक, उसके बाद 10वां नंबर में लिखेंगे पश्चिमी हिंदी भाषा, पश्चिमी हिंदी भाषा। 11 नंबर में पूर्वी हिंदी भाषा, पूर्वी हिंदी भाषा। और 12 नंबर में आएगा वर्तमान हिंदी भाषा, वर्तमान हिंदी भाषा। तो इस प्रकार से हमारा कमता प्रसाद के अनुसार हिंदी भाषा के विकास का क्रम दिया हुआ है मित्र। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। प्राचीन संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, पहली संस्कृत है, दूसरी संस्कृत है, सौरसेनी है, अर्धमगधी है, मगधी है, नागर अपभ्रंश है, अर्धमगधी है,
है ना, अर्ध मगधी अपभ्रंश है, फिर पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है और फिर वर्तमान हिंदी है। तो कमता प्रसाद के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति और ये क्रम आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अपभ्रंश भाषा देखें और फिर साथ में हिंदी भाषा के उत्पत्ति क्रम को भी हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद अब हम लोग का जो नया टॉपिक आएगा, देखिए अपभ्रंश भाषा के बाद जो भाषा आती है उस भाषा को हम लोग कहते हैं अवहट भाषा, है ना। अपभ्रंश भाषा के बाद कौन सी भाषा आती है, तो अवहट भाषा आती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अवहट भाषा के बारे में पढ़ेंगे मित्र। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। जहाँ भी आपको समस्याएं होती हैं अपभ्रंश भाषा को लेकर, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है मित्र। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स भी चाहिए या सिलेबस की जानकारी चाहिए, जो जिस चीज़ की भी आपको जानकारी चाहिए वो इस नंबर पर आपको उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें मित्र। जय हिंद, जय भारत।